हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन पाठशाला। मैं रुशाली। पैशन पाठशाला जो इंडियन फर्स्ट ऑल वुमेन एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैं वहां आपका स्वागत करती हूं। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक पेज है पैशन पाठशाला का। आप यहां जाके भी हमारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज में भारत के इतिहास वाला टॉपिक मैंने लिया है, हिस्ट्री, क्योंकि इसमें एसएससी में सीएचएसएल में ये इसका टॉपिक है, सिलेबस है हमारा जिसमें हिस्ट्री आनी है। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और वेद की। वेद होते हैं हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का जो इतिहास है कि भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसमें क्या होगी, अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन करते हुए जो भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी बोला है क्या कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा हमारा क्या है, भारत का इतिहास है। तो भारतीय इतिहास की विशेषता क्या है कि भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये क्या लगता है, ये मायावी लगता है। जो इसकी एक बार कोशिश करता है ना, एक बार में समझने की कोशिश कि एक बार में ही सारी चीज़ें हमें पता चल जाए, तो उसको क्या लगता है, मायावी लगता है। फिर जब वो धीरे धीरे जानने लगता है, खोजबीन करता है, तब उसे समझ आता है कि हमारे भारत का इतिहास है क्या। तो देखते हैं आगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारा भारतवर्ष है जो हमारा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, और जिसे महाकाव्य या पुराणों में क्या कहते हैं, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। भरत हमारे कौन, रामचंद्र जी के छोटे भाई थे, जो उन्हीं के नाम पर कहते हैं कि भारत का नाम पड़ा हुआ है। और यह क्या, यहाँ के जो निवासी है उनको भारतीय बोलते हैं, अर्थात भरत की संतान। तो यह हमारा भरत की संतान कहा जाता है। और यूनानियों ने क्या भारत को क्या बोला, इंडियन कहा। यूनानी जो हमारे विदेशी हैं उन्होंने हमारे भारत को इंडियन बोला। तथा मध्यकालीन मुस्लिम जो थे इतिहासकारों ने उन्होंने हिंद या अथवा हिंदुस्तान का नाम संबोधित किया। तो इस तरह हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, अलग अलग नाम पड़े, भारतवर्ष पड़ा, किसी ने भरत की संतान भी कहा, भारतीय, यहाँ के लोगों को रहने वाले भारतीय बोला, और विदेशी थे उन्होंने इंडियन नाम दिया। और हमारे जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया। तो इस तरह हमारा क्या, भारतवर्ष का नाम पड़ा। अब देखते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया, ताकि हमारा जो भारत का इतिहास है उसको हमें जानने में हमें सुविधा मिले, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले क्या है, प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और जो आधुनिक भारत जो इस समय चल रहा है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्राचीन भारत की, कि हमारा प्राचीन भारत क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, उसके बाद आधुनिक भारत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। पहला क्या, धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमें प्राचीन भारत में ये 4 चीज़ें पता चली। ये हमारी 4 चीज़ें जो हैं हमारी इसमें प्राचीन भारत में पता चली। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले देखते हैं। तो क्या है, भारत को सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। धर्म ग्रंथ हमारा कौन सा है, वेद है। भारत का धर्म ग्रंथ जो वेद है उसके हमारे संकलनकर्ता कौन है, हमारे संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण देव पायन देव व्यास। हाँ, और वेद हमारे कितने होते हैं, वेद हमारे 4 वेद होते हैं। कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा आइए जानते हैं कि ऋग्वेद क्या होता है। कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होती हैं और 1028 सूक्तियाँ होती हैं एवं 10,462 क्या होती है, ऋचाएँ होती हैं। हाँ, ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, रचनाएं जो होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, होर्त बोलते हैं, इसको होर्त कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं। इस वेद से आर्य की राजनैतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें। और विश्वामित्र द्वारा रचित, इसे विश्वामित्र ने रचा था। ऋग्वेद के 3 मंडल में शूर देवता सावित्री को
समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसके तीसरे मंडल में, जो गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का क्या है, उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। और चतुर्थ समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद की 10वें मंडल में है, और जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि जो होते हैं पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। 4 हमारे वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है, जिसको कहते हैं कि ये ब्रह्मा के मुख से निकला है वो ब्राह्मण होता है, जो भुजाओं से निकला हुआ है वो क्षत्रिय होता है, और कहते हैं जो जंघों से निकला है वो वैश्य होता है, और जो चरणों वैश्य और जो शूद्र होते हैं वो कहते हैं ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए हम इनको अलग अलग, और इन्हीं के हिसाब से अलग अलग इनका व्यवसाय भी है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दैमित कर्तव्यों एवं विशेषताओं पर स्पष्ट विभेद करता है। तो इसका क्या है कि इसी हिसाब से इनको व्यवसाय भी जैसे बांटा गया है कि ब्राह्मण है तो पूजा करेंगे, क्षत्रिय होता है तो उनकी लड़ाई झगड़ा वाला ऐसे करवाते हैं कि ये लोग क्षत्रिय हैं तो युद्ध वगैरह करते हैं, वैश्य इनका व्यापारों का काम होता है, शूद्र हमारे जो शूद्र जो सबसे नीचे वाली होती है जात उनको, तो ऐसे होता है। ऋग्वेद में क्या होता है, इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है इसमें। और तो ये हमारा ऋग्वेद है। और आगे देखते हैं, अब बात करते हैं यजुर्वेद की कि यजुर्वेद क्या होता है। यजुर्वेद होता है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। हमारा जो यजुर्वेद है ना, ये हमारा गद्य में भी है और पद में भी है। और अब बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद क्या होता है कि ये गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है, और इसके पाठकर्ता को उदारत कहते हैं, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। हमारे सामवेद को ना भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, जनक भी कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद का कि अथर्ववेद क्या होता है। तो अथर्ववेद होता है अथर्व ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में रोग निवारण, मंत्र, तंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण और आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि और मातृ आदि जो मतलब विविध विषयों का जो संबंध मंत्र है तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो ये सारा हमारा किसमें, अथर्ववेद में आता है ये सारी चीजें। और इसमें और क्या है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदागों की रचना हुई। कौन से हैं वो 6 वेदाग देख लेते हैं। ये है पहला शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, 5वां है निरुक्त और लास्ट है हमारा कौन, छंद। तो ये हमारे 6 क्या हैं, वेदाग। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे की भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। अगर भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं जो पुरानी हमारी कथाओं के बारे में जानना है कि पहले क्या हुआ, वो कैसे हुआ और कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ब्राह्मण, कैसे क्षत्रिय, सब चीज़ें अलग अलग बनाया गया सबके लिए काम। तो हमारा अगर इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना हो ना, तो हमारा सबसे अच्छा विवरण हमें किसमें मिल सकता है, पुराणों में मिल सकता है। तो देखते हैं इसके रचयिता कौन थे। इसके रचयिता लोमहर्ष और अथवा उनके इन्हीं के पुत्र उग्रश्राव माने जाते थे, ये इसके रचयिता थे। और इनकी संख्या कितनी थी, 18 है, जिनमें से केवल 5 कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती थी। सिर्फ 5, 18 संख्या थी, 18 थे, पर सिर्फ 5 में ही क्या होता था, राजाओं की वंशावली पाई जाती थी। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे गए हैं। जो पुराण हमारा है वो सरल संस्कृत श्लोक में है, जो आसानी से समझ आ जाए। और इसमें क्या होता था कि महिलाएं और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, महिलाएं थी और जो शूद्र जो हमारे सबसे नीचे वाले होते थे जाति के, उनको क्या था कि वो हमारे वेद पढ़ने की अनुमति उनको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण नहीं पढ़ सकते थे। और पुराणों का पाठ केवल कौन करता था, पुजारी करते थे। कहाँ, मंदिरों पे करते थे। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक
अनुस्तुति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद जो थे वो स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता था। जो नारद थे वो हमारे स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते थे। अब देखते हैं आगे। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जो हमारे हीनयान है उनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध थे हमारे, तो उनका जो जीवन चरित्र है वो हमारा कथावस्तु में पूरा वर्णित है। अब देखते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? हमारा कल्प सूत्र में। हाँ, इसमें क्या है? कथा वस्तु में हमें महात्मा बुद्ध का जीवन का वर्णन मिलता है और जो हमारा कल्प सूत्र है ना, उसमें महावीर का जीवन के बारे में हमको पता चलता है। और आगे देखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इस युग में हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास था, इसमें हमें अब जानते हैं हम कि हमें विदेशी जो विदेश से लोग आए हुए थे यहाँ हमारे भारत में, तो उनसे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? टेसियस की। टेसियस कौन था? टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर दूसरा हमारा कौन आया था? हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता था। क्यों? इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी क्या हुआ? अफवाहों पर आधारित था, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। हाँ, इसलिए इसको इतना माना नहीं गया। फिर तीसरा बात करें, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों ने निरियाकस और आनेस्क्रेटस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय थे। और आगे हमारे जो आए थे डाइमेकस ये कौन थे? ये सीरियन नरेश अतियोकस का राजदूत था, जो बंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। इसने जो भी हमारे आया था यहाँ पे, जो भी वर्णन किया वो हमारा किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। अभी मौर्य युग, ये जैन धर्म, ये सब चीज़ें भी हमें आगे पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में भी। और अब बात करते हैं आगे हमारे जो आए थे वो थे टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और फिर आगे बात करते हैं। आगे जो आए थे वो था हमारा प्लिनी क्या थी? इसने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसने क्या किया था? विवरण किया था। विवरण इसमें मिलता है, पूरा विवरण हमारा इसमें मिलता है। किसके बारे में? खनिज, पेड़ पौधे, पशुओं। इसमें 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक की पुस्तक लिखी थी। फिर आगे बात करते हैं तारानाथ। यह एक तिब्बत लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसने दो ग्रंथ की रचना की थी। एक थे कंग्यूर, दूसरे थे तंग्यूर। तो इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। फिर मार्को पोलो था। ये कौन थे? यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश से यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो इसने विवरण था ना, वो हमारा पांड्य इतिहास के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। तो अब देखते हैं संयुगन थे एक। यह 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने ना 3 वर्ष यात्रा किया भारत में, है ना, और उसमें इसने क्या किया? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। किसने? संयुगन ने। अब आगे देख लेते हैं। ये तो थे हमारे विदेशी वाले, कि जो विदेशी आए थे हमारे भारत में, उन्होंने क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त की थी। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो पहले है हमारा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई, है ना, मतलब एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासिक के नाम से मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमारा हाथी गुफा अभिलेख में है। और
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। सोगोरा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जो अभिलेख हमारा कौन है, वो है सोगोरा। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख से प्राप्त होता है। और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे को साहित्य में कसारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखित का कार्य यवन शासकों ने किया। आर्किमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी क्या थी, कुछ जानकारियाँ किसकी, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इससे पहले हमने विदेशी से मिली कि जो विदेशी आए थे हमारे प्राचीन भारत में, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी। और बाकी हमने 4 वेद भी पढ़े, उनके बारे में जाना कि 4 वेद क्या होता है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।